तो जो कल लगभग आधे चैप्टर का हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था, आज उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें, क्या बताया था बच्चों हमने? द ऑब्स्टिकल ऑफर्ड बाय द कंडक्टर फॉर द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टेंस। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें तो अब जनरली रेजिस्टेंस इज मेड अप ऑफ कार्बन। किसका बना होता है बच्चों? कार्बन का बना होता है। और अपने पढ़ा था कि जो रजिस्टर है, उस रजिस्टर के ऊपर लगभग लगभग 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। फर्स्ट जो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, वो फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट मीन्स 0 से लेकर 9 तक को रिप्रेजेंट करते हैं। जो थर्ड वाला हमारा जो कॉन्सेंट्रिक रिंग है, वो डेसिमल मल्टीप्लायर, दैट मीन्स 10 में 0 से 9 तक के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और जो चौथे नंबर का रिंग है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग कि वो टॉलरेंस को, दैट मीन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी किसी गिवन रजिस्टर का आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बच्चों? ए बी इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस d%। ये जो लास्ट वाली रिंग है, इसमें नॉर्मली 2 ही कलर होते हैं, एक बार गोल्डन कलर का होता है या फिर वो सिल्वर कलर का होता है, और उसके अकॉर्डिंग उनका परसेंटेज एरर हम लोग वहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट लिखने की बच्चों बारी आती है, तो मैंने आपको बताया था हमको परसेंटेज एरर नहीं लिखना होता है। दैट मीन्स केवल 3 के फॉर्म में ए बी इंटू 10⁻⁶ के फॉर्म में हम लोग वैल्यूज रखते हैं और उसकी यूनिट को सब्सटीट्यूट करते हैं। ये जो कलर बैंड है, उनको याद करने का आपको एक तरीका मैंने बताया था, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट था। पूरा कैपिटल वर्ड जितने भी है वो एक एक कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों क्या था हमारा स्टेटमेंट? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो हमको 0 से स्टार्ट करना है और 9 तक, है ना, ये हम कलर वहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये सिंपल सी बात हुई किसके लिए? कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस के लिए। जहाँ तक बच्चों किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को फॉर्म करने की बात आती है, तो वहाँ पे जब हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की बात करते हैं तो मिक्सिंग कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। लेकिन इन जनरल जो सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, उसमें रेजिस्टेंस को हम या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में, और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में दोनों को एक साथ यूज करते हैं। इसको मिक्सिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर भी कहते हैं। अब जब सीरीज की बात आती है तो ऑब्वियसली उसके भी कुछ अपने फंडे होंगे, दैट मीन्स कुछ ना कुछ उसकी बेसिक टर्म होगी। तो हम बात करते हैं कि व्हेन 2 और मोर देन 2 रजिस्टर आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज शब्द पे ध्यान दे, सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, नाउ दैट टाइम करंट इन ईच रजिस्टर रिमेन्स सेम। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो सभी रजिस्टर के अंदर करंट सेम होता है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस क्या होता है? ड्रॉप हो जाता है। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो आर विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। अगर मेरे पास में एन रजिस्टर है, सभी आइडेंटिकल हैं, और उनको मैं सीरीज में क्या कर दूं? कनेक्ट कर दूं, तो उस कंडीशन में उस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बच्चों होगा वो कितना होगा? एन इंटू आर। तो कितनी चीजें याद रखना है इसमें कि करंट सेम है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, एन रजिस्टर मैंने कनेक्ट करें तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा? एन इंटू आर। सेम एज बच्चों जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर है सबका फर्स्ट एंड टर्मिनल ए से सेकंड एंड टर्मिनल बी से कनेक्ट होता है। नाउ दैट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ईच रजिस्टर रिमेन्स सेम, बट दैट टाइम करंट कैन बी स्प्लिटेड अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस। तो बच्चों याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बच्चों हम लोग बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, राइट। अगर मेरे पास में एन रजिस्टर है जिनमें सभी आइडेंटिकल हैं और उनको मैं पैरेलल में बच्चों कनेक्ट करूं, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा बच्चों कितना होगा? R/N। तो आप ध्यान दीजिएगा, दैट मीन्स द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस of n resistor when they are connected in parallel is less than that of when they are connected in series। तो मेरे पास में n रजिस्टर थे, जब मैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस सीरीज कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में बच्चों क्या होता है? कम होता है ना। तो याद रखिए, जब भी रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो कॉम्बिनेशन कौन सा यूज करेंगे? पैरेलल। और जब इंक्रीज करना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन बच्चों हम यूज करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म थे, आई थिंक क्लियर हो गई होगी।
इसके बाद बच्चों हम लोगों ने बात किया था किरचॉफ्स लॉ। बड़े इंपॉर्टेंट दो लॉ हैं, इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बैठ जाते हैं। जहाँ तक किरचॉफ्स की बात करें, ऑब्वियसली इट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओपन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। For solving the open electrical circuit, we used Kirchhoff first law, which is known as Kirchhoff current law. Generally, it is known as KCL. Right? This Kirchhoff first law is also known as a junction rule. क्या बोलता है बच्चों वो? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। दो चीजें इसको याद रखना पड़ता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड्स द जंक्शन तो उसको पॉजिटिव लेना है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अवे फ्रॉम द जंक्शन तो उसको नेगेटिव करना है। लेकिन एल्जेब्रिक सम की बच्चों बात करें तो वो कितना होता है? जीरो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि ये लॉ है तो किसी न किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ध्यान रखिएगा Kirchhoff first law is based on the conservation of charge। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। सेमेंस बच्चों जब क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें किसी भी एक लूप को स्टडी करने के लिए हम जिस लॉ को यूज करते हैं वो कौन सा है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दैट मीन्स केवीएल। इट इज आल्सो नोन एज लूप लॉ। क्या बोलता है बच्चों ये कि इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, दैट मीन्स समेशन ई विच इज इक्वल्स टू समेशन आई इनटू आर। जहां तक बात करें किरचॉफ वोल्टेज लॉ का तो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके ऊपर बेस्ड होता है बच्चों ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये छोटी छोटी टर्म थी। इसके बाद बच्चों और कुछ छोटी छोटी टर्म हम लोग लेके चलते हैं। पहला है हमारा EMF। व्हाट डू मीन बाय EMF? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेकंड टर्म है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। थर्ड टर्म इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इन तीनों में एक बड़ा शानदार सा रिलेशन है, पहले इन तीनों को हम इंडिविजुअली भी देख लें। तो अपन बताते हैं द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज नोन एज EMF। बच्चों जहां तक EMF की हम लोग बात करें तो जो EMF है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। नेचर का मतलब बच्चों यहाँ पे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि वो वीक या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके बेसिस पे ईएमएफ भी क्या होता है? वेरी हो जाता है। सेकंड चीज बात करते हैं कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोड ऑब्वियसली किसी मेटेलिक इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इन दो फैक्टर्स पे क्या करता है बच्चों? ईएमएफ डिपेंड करता है। अब बोलते हैं अपन कि ईएमएफ इन पे डिपेंड कर रहा है, तो और कौन से फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड नहीं करेगा? तो सबसे पहली चीज तो आता है कि साइज ऑफ द सेल। सेल छोटा हो बड़ा हो उससे ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सेकंड चीज बात करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस को हम वैरी करें, दैट मीन्स कम या ज्यादा करें, तो ईएमएफ पे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी चीज जहां तक हम लोग बात करें कि जो एरिया ऑफ प्लेट्स है उस पर भी ये डिपेंड नहीं करता। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे सेल का ईएमएफ डिपेंड नहीं करता और कुछ वैसे फैक्टर्स हैं जिन पे वो ईएमएफ डिपेंड करता है। तो अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा और जब ये क्वेश्चन आए तो उसको ध्यान से सॉल्व करिएगा। जो सेकंड चीज आता है वो है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस? बहुत सिंपल सी हमारी डेफिनेशन है, द ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर द फ्री फ्लो ऑफ आयन इन अ सेल। तो किसी सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक आयंस को जाने में इलेक्ट्रोलाइट्स जो ऑब्स्टेकल ऑफर्ड कर रहा है उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। जहां तक इंटरनल रेजिस्टेंस की हम लोग बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, और ऐसे कुछ फैक्टर हैं जिनसे इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। जहां तक इंक्रीज होने की बात करें बच्चों तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करें? वेरी कराएं, तो ऑब्वियसली ये क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। और कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग बढ़ा दें और टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा दें तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कब इंक्रीज हो रहा है और कब डिक्रीज हो रहा है।
तीसरी जो टर्म आती बच्चों वो है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। सिंपल सी चीज है कि किसी कंडक्टर के अंदर या किसी भी है ना सर्किट के अंदर हम करंट फ्लो कराएं। जब करंट फ्लो कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ उसके दोनों एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। उसी को बच्चों हम जनरली क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। जहाँ तक सेल के लिए हम लोग बात करें तो एक शानदार सा रिलेशन आपको पढ़ाया था हम लोगों ने कि V विच इज इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। व्हाट इज दिस? इट इज द बेसिक फार्मूला फॉर द टर्मिनल वोल्टेज। अब इसमें भी बच्चों चार चीजें होती हैं। पहला, जब हम सेल को डिस्चार्ज करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है सीबीएसई और किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम सेल को डिस्चार्ज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो टर्मिनल वोल्टेज इक्वेशन होती है बच्चों वो होती है V विच इज इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। जब हम सेल को चार्ज करते हैं, पहले डिस्चार्ज करा था, अब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, जब चार्जिंग कंडीशन की बात करते हैं तो नाउ दैट टाइम द टर्मिनल वोल्टेज इज गिवन बाय द फॉर्मूला V विच इज इक्वल्स टू E प्लस आई इंटू आर। शब्द पे ध्यान देना, उधर माइनस था कब, डिस्चार्जिंग में, और चार्जिंग में क्या है बच्चों, प्लस आई इंटू आर। तीसरी चीज आती है बच्चों कि जब हम सेल को क्या करते हैं, ओपन सर्किट में रखते हैं। जब ओपन सर्किट में बात करते हैं तो बच्चों शब्द पे ध्यान देना, ओपन सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना होता है बच्चों, इनफाइनाइट हो जाता है। और उस कंडीशन में सेल का ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एक और चौथी कंडीशन होती है, इसको हम शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन बोलते हैं। इस कंडीशन में सेल का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना आर, वो बच्चों कितना हो जाता है, जीरो। और उस कंडीशन को जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं है ना, तो हम देखते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी जीरो हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद आती है बच्चों सेल को सीरीज, पैरेलल और मिक्सिंग कॉम्बिनेशन में अरेंज करना। सबको पता है कि सेल हम काय के लिए यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करने के लिए, है ना। किसी टॉयस में आपने देखा होगा कि किसी और सिंपल सर्किट में आपने देखा होगा, रिमोट में देखा होगा, बैटरी में देखा होगा। क्या करते हैं बच्चों, हम लोग सेल यूज करते हैं। अब उसके अंदर सर्किट अलग अलग लगे होते हैं, मतलब कई बार सेल को हम सीरीज में देखते हैं, कई बार सेल को हम पैरेलल में देखते हैं, कई बार दोनों कंडीशन हमको ऑब्टेंड हो जाती है। तो अब हमारा मन में क्वेश्चन आता है कि इनको सीरीज में क्यों कनेक्ट किया, इनको पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया, इनको मिक्सिंग में क्यों कनेक्ट किया। तो बच्चों उसके पीछे कुछ रीजन है। अब क्या रीजन है तो उसको ध्यान से सुनो। ऑब्वियसली वहाँ पे हम ड्राई सेल यूज कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जब सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन की बच्चों बात आती है तो फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम रेजिस्टेंस द सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज if external resistance is much more than that of total internal resistance of cell combination। तो बच्चों याद आया आपको क्या बोला मैंने, कि सीरीज में मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करने के लिए सेल को हम तभी कनेक्ट करते हैं जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उन सभी सेलों के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा। तो क्लियर हो गया बच्चों। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जहां तक पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो वंस अगेन याद रखिए, फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम करंट फ्रॉम द सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन total internal resistance of cell combination is much more than that of external resistance। अब यहाँ पे उल्टा है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो तब सेल से मैक्सिमम करंट हमको ऑब्टेन करना है, तो हम सभी सेल्स को बच्चों क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है कि व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन मिक्सिंग। तो अपने मैथमेटिकली भी प्रूव किया था कि इफ इन केस इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कॉम्बिनेशन, दैट टाइम फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम करंट फ्रॉम द सेल कॉम्बिनेशन सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन मिक्सिंग। तो बच्चों ये सेल वाला जो टॉपिक था ये लगभग हमारा कंप्लीट है। यूँ भी याद रखिएगा, दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। जो प्राइमरी सेल है वो केवल एक बार डिस्चार्ज होता है, हम उसको फेंक देते हैं। जो सेकेंडरी सेल है जिसको चार्जिंग सेल भी बोलते हैं, आजकल तो खैर यूज़ नहीं करते हैं हम उस तरह के, लेकिन मोबाइल में, बैटरी में या कैमरे वाली बैटरी में आपने देखा होगा वो जो बैटरी लगी होती है वो अपने आप में क्या है, वो सेकेंडरी सेल है। ठीक। अगली एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म थी बच्चों, वो था हमारा गैल्वेनोमीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। गैल्वेनोमीटर तो आपको बताया था अपन, इट इज टू सेंसिटिव करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट।
of the order of 10 raised to the power -7 to 10 raised to the power -9 एम्पियर करंट। अब जब मैं ये डेफिनेशन बोलता हूँ तो एक दो लोगों ने बच्चों से बोला होगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब चूंकि उन्होंने पढ़ा नहीं इसलिए उनको नहीं पता। बच्चों जो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है उससे हम 10 रेज़ टू द पावर -9 एम्पियर का करंट क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये भी ओल्ड वर्जन है, लेकिन हाँ फिर भी उसकी आप देखो सेंसिटिविटी कितनी है, 10 रेज़ टू द पावर -9 एम्पियर के करंट को भी क्या कर पा रहा है, वो मेजर कर पा रहा है। आपने देखा होगा आपके घरों में जो आजकल डिजिटल मीटर लगे हैं, तो चक्री सी देखिए आपने घूमते हुए, क्या है बच्चों, वो गैल्वेनोमीटर है। उसकी कॉइल आप देख रहे हैं क्या हो रही है, वो मूव कर रही है कि नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। छोटा सा एलईडी बल्ब भी आप लोग जलाएंगे तो उसकी भी रीडिंग को क्या करेगा, वो मेजर करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी कितनी है, 10 रेज़ टू द पावर -9 एम्पियर के आसपास। ठीक है बच्चों, आगे बात करें। ये जो गैल्वेनोमीटर है तो ये बड़ा मल्टीपल पर्पस डिवाइस है। मतलब इसको हम एज अ मीटर भी यूज़ कर लेते हैं और इसको हम एज अ वोल्ट मीटर भी यूज़ कर लेते हैं। मतलब इसके थ्रू दोनों काम कर सकते हैं, हम करंट भी मेजर कर सकते हैं और किसी दो सर्किट के बीच का, टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी हम मेजर कर लेते हैं। करना कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है। तो बच्चों जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में हमको कन्वर्ट करना है तो इसकी गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करते हैं। जब लो रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये लो रेजिस्टेंस वायर उस गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर और उस गैल्वेनोमीटर की कॉइल को बर्न होने से प्रोटेक्ट करता है। ये जो लो रेजिस्टेंस वायर बच्चों, इसको हम जनरली बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं, शंट। तो आप याद रखिएगा कि when low resistance wire is connecting parallel to the coil of galvanometer, now that time this galvanometer just behave like as an ammeter। मीटर की बच्चों बात करें तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। तो गैल्वेनोमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज विथ इलेक्ट्रिकल सर्किट। और किसी आइडियल अमीटर के रेजिस्टेंस की बच्चों हम बात करें तो वो कितना होता है, 0। इसी तरह गैल्वेनोमीटर का कन्वर्शन करना है हमको वोल्ट मीटर में, तो कुछ नहीं करना है, एक हाई रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन अ हाई रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्ट इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, नाउ दैट टाइम दिस गैल्वेनोमीटर बिहेव लाइक एज एन वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर की बच्चों बात करें तो इसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। तो वो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अगला एक और इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज। आपको ध्यान है जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम रेजिस्टेंस के बैलेंसिंग कंडीशन की बात करते हैं, जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो, नाउ दैट टाइम द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज इज P/Q विच इज इक्वल्स टू R/S। इस व्हीट स्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, स्लाइड वायर टिप। तो स्लाइड वायर विच इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। बच्चों एक चीज हमारे कोर्स में नहीं है, उसको भी याद रखना, पोस्ट बॉक्स, ऑफिस बॉक्स, इट इज आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस वायर। तो ये भी बच्चों बेस्ड है किसके ऊपर, व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन पे बेस्ड है, दैट मीन्स P/Q विच इज इक्वल्स टू R/S। एक लास्ट टॉपिक बच्चों हमारा बचता है, वो है पोटेंशियोमीटर। आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर वो एक्यूरेट एक्यूरेसी वाला एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी गिवन सेल के ईएमएफ को एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दो रेजिस्टेंस के रेशियोज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट बड़ी एक्यूरेसी के साथ हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज दिस पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। और बोलता है कि इन नल डिफ्लेक्शन कंडीशन द बैलेंसिंग लेंथ, that means the distance between terminal A and terminal J is directly proportional to length of that portion of wire. Yeah, this particular balancing length is exactly equals to EMF of the given cell.
तो ये बच्चों जो बैलेंसिंग लेंथ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल। तो बच्चों आज जाके ये जो हमारा चैप्टर है इसका रिवीजन जो है कंप्लीट हुआ। तो आज की भी जो शीट मैं आपको दूँ कोशिश करिएगा पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक, गुड लक।